गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मे बी आपको वॉइस थोड़ी सी लो लगेगी पूरे सेशन में, लेकिन प्लीज़ उसके साथ आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने की, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा अगर वॉइस का इशू आपको लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। India agreed for trilateral cooperation initiative in the fields including energy, defense, economy with which countries? यहाँ पे countries होना चाहिए। तो इंडिया ने जो ट्राईलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव है डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में, वो कौन सी कंट्रीज़ के साथ मिलके इनिशिएट किया है। तो ये जो ट्राईलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव है, इससे कौन सी 3 कंट्रीज़ एसोसिएटेड हैं? इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि ये एक तरह का फॉर्मल ट्राईलेटरल कॉपरेशन इस्टेब्लिश करेंगे डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में, लाइक एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सप्लोर करेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग विथ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ताकि ये जो है एक्शनेबल प्रोजेक्ट को परस्यू कर सकें इन द फील्ड्स ऑफ क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया ने ट्राईलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव कौन सी कंट्रीज़ के साथ मिलकर इनिशिएट किया है। ये 2 कंट्रीज़ रेस्ट कौन सी हैं? फ्रांस और यूएई। ठीक है। अच्छा, लास्ट के सेशन में मैंने आपसे पूछा था कि फेम स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था। फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है। किस वजह से फेम स्कीम आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बजटरी एलोकेशन है फेम स्कीम के लिए उसको डबल कर दिया है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते हैं उनको और ज़्यादा सब्सिडी मिल सके। ठीक है, और बजट के मुताबिक जो सब्सिडी दी जा रही है अंडर द फेम स्कीम फॉर द फिस्कल ईयर 24, ये कितनी दी जा रही है? 5172 करोड़ रुपीज़। और प्रेजेंट फिस्कल में ये जो है कितना दिया गया था सब्सिडी? 2897 करोड़ रुपीज़। तो ये जो एलोकेशन दिया जा रहा है फेम स्कीम के लिए, ये अब तक का हाईएस्ट एलोकेशन है अंडर द फेम स्कीम, जब से लॉन्च हुआ है 2020 में, तब से। ठीक है, तो इसी वजह से फेम आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। फेम का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिलिट्री ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड रिसेंटली? आपको बताना है कि जो इंडियन मिलिट्री की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हाल ही में हुई है उसका नाम क्या है। तो इंडिया की मिलिट्री फोर्सेज ने एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, और ये कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, और डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इस एक्सरसाइज का एम क्या था? बैटल प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा मजबूत करना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, साथ ही लेटेस्ट वेपन्स का यूज़ शोकेस करना, और इसमें इन्वॉल्व थी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और CAPF। फाइन, तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन सी फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व थी, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट है, बाइंड स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? आपको बताना है कि बाइंड स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एलोकेट किए हैं 1100 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 600 करोड़ रुपए इन्होंने अलग रख दिया है बाइंड स्कीम के लिए। ठीक है, तो बाइंड स्कीम से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड हो जाएगी? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और बाइंड का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, और इस स्कीम का टोटल आउटले है 2500 करोड़ रुपीज़। और इस स्कीम का एम क्या है? जो पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग है कंट्री में उसको बूस्ट करना, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है प्रसार भारती का, उसके ऊपर फोकस करना, जिसमें कि इंक्लूडेड होता है हमारा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, तो अगेन 2 बातें याद रखिएगा। बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बताया आपको? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम।
और कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, आज आपको कई सारे क्वेश्चन G20 के भी मिलेंगे, तो जो भी G20 के क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन G20 वाला यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप अंडर G20? कौन सा स्टेट है जिसने पहली मीटिंग सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप की होस्ट की है अंडर G20? तो फर्स्ट मीटिंग सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप की कंडक्ट हुई है असम के गुवाहाटी में, ठीक है। और यहाँ पे इस मीटिंग में बातचीत हुई है ऑन सस्टेनेबल फिनेंसिंग सोल्यूशन, ठीक है। और डेलीगेट्स ने डिस्कस किया अबाउट रेजिंग फंड थ्रू ग्रीन बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। फाइन। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट कौन सा शहर है? ये है असम। फाइन। G20 की बात अगर हम करें तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने अज्यूम की है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। कौन सी कंट्री से हमने प्रेसिडेंसी ली है? इंडोनेशिया कंट्री से। और अब अगले 1 साल तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा G20 का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है ये इम्प्लीमेंट करता है इन्हांसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट। किसके साथ कोलैबोरेट करके? इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? जो निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इंडियन टेक्सटाइल का, उसको मिनिमाइज करना किस तरह से? हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके, साथ ही नॉलेज को मेन स्ट्रीम करके ऑन सर्कुलर प्रोडक्शन बेस्ड प्रैक्टिसेस इन द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 20 तरह के स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है इन द एरियाज ऑफ स्पेशलिटी फाइबर एंड जियो टेक्सटाइल, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है इन्हांसिंग सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट को, ये किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके किया जा रहा है? तो ये इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फाइन। नेक्स्ट है विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड न्यू फैमिली लॉज कॉल्ड एज फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉज? कौन सी कंट्री है जो नए फैमिली लॉज को इंट्रोड्यूस कर रही है और इनको हम कहते हैं फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉज। तो नए फैमिली लॉज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए जो कि यूएई में रहते हैं, ठीक है। और ये जो लॉज हैं ये अप्लाई रहेंगे नॉन मुस्लिम एक्सपैट्रिएट्स के ऊपर या फिर फॉरेनर्स के ऊपर जो यूएई में रहते हैं, और डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट को ये कवर करता है फैमिली लॉ के, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस, विल्स एंड पैटर्निटी, ठीक है। तो जो नया रिफॉर्म है यूएई के जुडिशियल सिस्टम में, ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अबू धाबीज सिविल फैमिली कोर्ट सिस्टम, जो कि अलाउ करता है नॉन मुस्लिम्स को कि वो अगर मैरी या फिर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें शरिया लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये नए फैमिली लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूएई कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस्ड इंडिया एज द थीम कंट्री एट इट्स 2025 इंटरनेशनल बुक फेयर? कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को अपना थीम कंट्री बनाया है अपने 2025 के इंटरनेशनल बुक फेयर में? तो इंडिया जो है इनवाइटेड रहेगी एज अ थीम कंट्री, कहाँ पे? एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025, ठीक है। और स्पेन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्पेन थीम कंट्री है हमारी एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, जो कि हाल ही में शुरू हो चुकी है, ठीक है। और एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज, स्पेन ने 5 यूनिवर्सिटीज़ को बुक्स डोनेट किए हैं इन द वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। तो 2 बातें याद रखिएगा कि इंडिया जो है थीम कंट्री रहेगा एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025, और स्पेन को हमने थीम कंट्री बनाया हुआ है एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। फाइन। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि यूएस और फिलीपींस कंट्री ने हाल ही में अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो फिलीपींस में और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो इनका इन्हांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इसको पूरे तरीके से ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूएस ने एलोकेट किए हैं
$82 मिलियन किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए एट 5 करंट EDCA साइट इन द कंट्री फिलीपींस। और इसी के साथ एक्सेस प्रोवाइड होगा यूएस को कि वो 4 और बेसिस क्रिएट कर सकता है फिलीपींस कंट्री में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसने यूएस के साथ पार्टनरशिप करी है टू ग्रांट मोर एक्सेस टू इट्स बेसिस, तो ये कंट्री है फिलीपीन। ये एक छोटी सी साइड न्यूज़ है, आपको बस ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से G20 का क्वेश्चन आ गया। विच सिटी लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया वैन एज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। आपको बताना है कि कौन सी सिटी है जिसने डिजिटल इंडिया वैन को लॉन्च किया है, और ये पार्ट है इनके G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लखनऊ जो है ये होस्ट है पहली मीटिंग का ऑफ द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, और इसी के अंदर में एक डिजिटल इंडिया वैन को इंट्रोड्यूस किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग। ये जो वैन है ये बेसिकली डिफरेंट तरह की सिटीज़ में टूर करेगी, और जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे उनको G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में समझाएगी, और डिजिटल इंडिया का जो की इनिशिएटिव है लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर हमारा जो डिजी लॉकर होता है, इसके अलावा जो भी हमारा आधार है, फिर उमंग, फिर ई वे बिल, ई औषधि, आरोग्य सेतु, कोविन, ई रूपी और इंडिया स्टैक ग्लोबल, ये सब चीज़ों के बारे में सिटीजन्स को अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात आपको सिर्फ क्या याद रखनी है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट है लखनऊ, और इसके अंडर में ही डिजिटल इंडिया वैन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है G20 से, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो जो पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये हाल ही में इनॉग्रेट हुई है बेंगलुरु में इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी। कौन है ये? मिस्टर RK सिंह। और यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस भी मौजूद रहे। कौन है ये? मिस्टर प्रहलाद जोशी। तो इंडिया का टारगेट क्या है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का? तो ये है 45% 2030 तक हमें कम करना है, और कहाँ से हम इसको मेज़र कर रहे हैं? 2005 के लेवल से। इसके अलावा हमारा एम है कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी आएगी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। कब तक? 2030 के खत्म होने तक। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट कौन सी सिटी है? ये है बेंगलुरु। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूसेस गर्वी टूर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम टू शो केस हेरिटेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। इंडियन रेलवे ने जो गर्वी टूर इंट्रोड्यूस करी है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, इसमें जो है कौन सा स्टेट का हेरिटेज शोकेस किया जाएगा? तो इसका पूरा नाम क्या है? गर्वी गुजरात टूर। ठीक है, इंडियन रेलवे ने गर्वी गुजरात टूर को इंट्रोड्यूस किया है अंडर दिस स्कीम, ताकि जो गुजरात स्टेट का हेरिटेज है उसको शोकेस किया जाए। और ये जो भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है, इसमें फर्स्ट AC और सेकंड AC मौजूद रहेंगी, और इनको ऑपरेट किया जाएगा 8 दिनों के टूर के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 156 पैसेंजर्स आ सकते हैं, और डिफरेंट तरह के जो पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट है गुजरात की, वहाँ पे विजिट कराया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर द्वारका, इसके अलावा मोधेरा, फिर इसके अलावा सोमनाथ एट्सेट्रा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि गर्वी टूर गुजरात स्टेट के लिए डिज़ाइन करी गई है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी अफ्रीका की कंट्री है जिसने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है? ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, और एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। तो कॉन्गो की बात करें तो ये एक तरह का सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि बॉर्डर्ड है बाय साउथ अटलांटिक ओशन, राइट। और DRC सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की,
इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या आप बता सकते हैं कि पहली सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन टर्म्स ऑफ एरिया? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, अदरवाइज कल के सेशन में मैं आपको आंसर बताऊंगी। इसके अलावा आपको ये भी मेंशन करना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 100th कंट्री कौन सी है, और साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? कौन सी पहली इंडिया की रिटेलर है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप डिजिटल रूपी के नाम से भी जानते हैं? तो ये है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल पहली इंडिया की रिटेलर बन चुकी है जिसने CBDC को इंट्रोड्यूस किया है, और इन्होंने पायलट बेसिस पे इसका यूज़ अपने एक स्टोर पे लॉन्च किया है जो कि मुंबई में है। फाइन। और धीरे धीरे ये जो फैसिलिटी है ये इनके सभी स्टोर्स पे अवेलेबल हो जाएगी अगले 3 से 4 महीने में, इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ठीक है। याद रखिएगा, पहली इंडिया की रिटेलर जिसने डिजिटल रूपी को इंट्रोड्यूस कर दिया है ये है रिलायंस रिटेल। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इंडियाज टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022? इस टाइम पीरियड में आपको बताना है कि इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन क्या रहा गुड्स के एक्सपोर्ट के मामले में। तो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि यूएस जो है ये इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन है फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इस टाइम पीरियड में, और हमने कितना एक्सपोर्ट किया है इस कंट्री को? $59.7 बिलियन वर्थ का। और यूएस को फिर सेकेंड पोजीशन पे फॉलो किया है यूएई ने, फिर इसके बाद नीदरलैंड्स, फिर चाइना, और उसके बाद फिर सिंगापुर, बांग्लादेश वगैरह। आपको बस टॉप 3 याद रखना है। फर्स्ट है यूएसए, सेकेंड है यूएई, और थर्ड है नीदरलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो इंडिया की टॉप डेस्टिनेशन रही फॉर गुड एक्सपोर्ट। ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, और ये पार्ट 12 रहेगा इस सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक। ठीक है। शुरू करते हैं। विच कंट्री वन द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022? किस कंट्री ने जीता है लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड को? ये है इंडिया। और याद रखिएगा, इंडिया इकलौती कंट्री थी जिसने ये अवार्ड जीता है इन द कंट्री कैटेगरी एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, जो कि हुई थी थाईलैंड में। ठीक है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इन विच पोजिशन? तो अरुण गोयल इलेक्ट हुए थे एज इलेक्शन कमिश्नर। विच स्टेट लॉन्च द अमर सरकार वेब पोर्टल? ये वेब पोर्टल है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मानिक साहा। इन्होंने अमर सरकार नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया था अपनी कैपिटल सिटी अगरतला में, और ये जो है ब्रिज की तरह एक्ट करेगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। काम क्या है इसका? ये इंश्योर करेगा कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोजेक्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या विलेज और विलेज कमेटी लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? सबसे पहले ये जो फेस्टिवल था ये कहाँ पे हुआ था? गोवा में। और आपको बताना है कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको दिया गया? ये है चिरंजीवी। ये तेलुगु के सुपरस्टार हैं। विच फोरम लॉन्च द लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट द पुअर कंट्रीज? तो 200 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP27 में एग्री किया कि हमें एक तरह का लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करना चाहिए जो हमारी पुअर कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट से कहीं ना कहीं ग्रसित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 19 नवंबर को। रीज़न क्या है? ताकि जो वुमेन को लेके एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती, उसको बेसिकली ब्रेक किया जाए। विच इज़ द वर्ड फॉर द ईयर फॉर 2022 एज अनाउंस्ड बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर वर्ड को बनाया था अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए। होमर वर्ड को लगभग 75,000 बार सर्च किया गया था मई मंथ में, इसके फर्स्ट वीक में। ठीक है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर पॉपुलर हो गया था। ठीक है।
विच इंस्टीट्यूशन वन द 2021 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये प्राइज दिया गया है प्रथम फाउंडेशन को, और जो प्रथम है ये एक तरह का एनजीओ है जो कि एजुकेशन के फील्ड में वर्क करता है, ठीक है। और ये किस लिए दिया गया प्रथम को? इनके काम के लिए जो इन्होंने कोविड के टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का सोचा बच्चों को कंट्री के अंदर, ठीक है। द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, इज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन का, इसको इनॉग्रेट किया गया इन द सिलचर टाउन ऑफ असम स्टेट, और ये पहला है ऐसा इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन का नॉर्थ ईस्ट में जिसको कि यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है विथ 48 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैराडाइज ऑफ फूड विच वॉज अवॉर्डेड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो JCB प्राइज है लिटरेचर की फील्ड में 2022 का, किस बुक को दिया गया है? इसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, और इसके ऑथर हैं मिस्टर खालिद जावेद, ठीक है। तो ये जो बुक है ये ट्रांसलेट हुई है इनटू इंग्लिश फ्रॉम उर्दू, और पैराडाइज ऑफ फूड 4th ट्रांसलेशन है जिसने कि JCB प्राइज को जीता है, और ये पहला काम है उर्दू का जिसने JCB प्राइज को जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मयोगी प्रारंभ इज अ कोर्स प्रिपेयर्ड फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल को लॉन्च किया, जो कि एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है जो वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया जाएगा टू मोर देन 71,000 यूथ। किस प्रोग्राम के तहत? अंडर द प्रधानमंत्री रोजगार मेला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गाइडलाइंस टू कॉम्बैट फेक ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने गाइडलाइंस को लॉन्च किया है ताकि जो फेक ऑनलाइन रिव्यूज हैं उनको टैकल किया जा सके, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली किन कंपनीज के ऊपर टारगेट करेगा? लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और भी डिफरेंट तरह की जो ट्रेवल साइट और फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो कि रिव्यूज़ पे डिपेंड होती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वैलिडेट करने के लिए। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर एज पर द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैंडबुक के मुताबिक कर्नाटका में जो है सबसे ज़्यादा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रही ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर की, और कर्नाटका को फिर फर्दर फॉलो किया है तमिलनाडु स्टेट ने 2nd पोजीशन पे, और 3rd पे था इसमें गुजरात। लोफोपेतलम तनह गैम्बिट विच वॉज रिसेंटली आइडेंटिफाइड बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये एक ट्री की स्पेशीज है जो कि हमें सुमात्रा आइलैंड से मिला है, ठीक है। कासिम जोमार्ट तोकायेव हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कंट्री। फाइन। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है, और अब बहुत जल्द हम नवंबर मंथ भी अपना कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ 60 क्वेश्चंस बचे हैं जिनको कवर करने में हमें नेक्स्ट 4 डेज लगेंगे। इस वीक के अंदर अंदर हम नवंबर मंथ पूरे तरीके से ख़त्म कर लेंगे, और इसके बाद अब हम स्विच करेंगे जनवरी मंथ की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम जनवरी की तरफ चलते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन हम अक्टूबर देख लेंगे, ठीक है। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 181 से लेके 195 तक, ओके। चलिए अब अपना क्विज देखते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.